बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल में सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड, कह रहा है वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल होता है। ए ऑप्शन है आपका क्रिटिसिज्म एंड एनालिसिस यानी आलोचना एवं विश्लेषण। बी है कंपैरिजन ट्रेंड स्टडी यानी तुलनात्मक प्रवृत्ति अध्ययन, यानी यहां पर प्रकृति न रह के प्रवृत्ति होगा, ठीक है, तुलनात्मक प्रवृत्ति अध्ययन। और सी है आपका ड्राइंग कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकालना। और डी है आपका ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। तो यहां पर आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये सभी के सभी एक्टिविटी जो है ना वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, द टर्म करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, कह रहा है कि चालू संपत्ति में शामिल नहीं है। ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है स्टॉक और यानी रहतियां, स्टॉक जो होता है ये चालू संपत्ति होता ही है। बी है डेप्टर्स यानी देनदार, ये भी चालू संपत्ति होता है। सी है कार, ये जो है आपका चालू संपत्ति नहीं होता, ये फिक्स्ड एसेट्स होता है, ठीक है। और डी कह रहा है बिल्स रिसीवेबल यानी प्राप्य बिल, और ये भी चालू संपत्ति होता है। तो यहां पर पूछा हुआ है कि करंट एसेट्स में शामिल नहीं होता है, तो यहां पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कार। कार जो है ये चालू संपत्ति नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, कंपोनेंट परसेंटेज ऑफ लायबिलिटी साइड इज कैलकुलेटेड बाय, कह रहा है दायित्व पक्ष के संगठक प्रतिशत की गणना किसके द्वारा की जाती है। ए ऑप्शन है आपका इंडिविजुअल आइटम ऑफ लायबिलिटी साइड इंटू 100 अपॉन टोटल लायबिलिटीज। बी ऑप्शन है आपका टोटल लायबिलिटी इंटू 100 अपॉन इंडिविजुअल आइटम ऑफ लायबिलिटी साइड। सी है आपका टोटल लायबिलिटी अपॉन इंडिविजुअल आइटम ऑफ लायबिलिटी साइड। और डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा, इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ लायबिलिटी साइड इंटू 100 अपॉन टोटल लायबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, मार्जिन सेफ्टी इज इक्वल टू, कह रहा है कि सुरक्षा सीमा बराबर होती है। ए ऑप्शन आपका सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी, बीईपी यानी ब्रेक इवन पॉइंट। बी है आपका सेल्स एट बीईपी माइनस सेल्स। सी है सेल्स प्लस सेल्स ऑफ बीईपी। और डी है नॉन ऑफ दिस। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी इक्वल टू मार्जिन सेफ्टी। आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, कह रहा है कि अंशदान बराबर होता है। ए ऑप्शन आपका वेरिएबल कॉस्ट माइनस सेल्स। बी है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सी है सेल्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और डी है नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यहां पर आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 56 है, लाभ मात्रा अनुपात यानी पीवी रेशियो बताना है आपको। ए ऑप्शन है आपका सेल्स इंटू 100 अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन। बी है कॉन्ट्रीब्यूशन इंटू 100 अपॉन सेल्स। सी है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। और डी है नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है आपका बी, कॉन्ट्रीब्यूशन इंटू 100 अपॉन सेल्स, यानी पीवी रेशियो इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशन इंटू 100 अपॉन सेल्स। बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, बीईपी इज कैलकुलेटेड बाय, बीपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु। कह रहा है कि सम विच्छेद बिंदु यानी बीईपी की गणना किसके द्वारा की जाती है। ए ऑप्शन है आपका फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। बी है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो अपॉन फिक्स्ड कॉस्ट। सी है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इंटू 100 अपॉन फिक्स्ड कॉस्ट। और डी है नॉन ऑफ दिस। यहां पर ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बीपी का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, नेट प्रॉफिट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन। कह रहा है कि नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा, यानी कह रहा है कि किसमें वृद्धि से शुद्ध लाभ में वृद्धि होगी। ठीक है,
ए ऑप्शन दिया हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी संचालन व्यय, बी दिया हुआ है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी असंचालन व्यय, सी है ऑपरेटिंग इनकम यानी संचालन से आय, और डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका सी, ऑपरेटिंग इनकम। अगर ऑपरेटिंग इनकम जब इंक्रीज होगा ना तो आपका नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। जब ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज होगा तो नेट प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन विल इंप्रूव विद, कह रहा है कि अल्पकालीन वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। ये ऑप्शन आपका इंक्रीज इन करंट एसेट्स यानी चालू संपत्ति में वृद्धि से, बी है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज यानी चालू दायित्व में वृद्धि से, डी है डिक्रीज इन करंट एसेट्स यानी चालू संपत्ति में कमी से, और डी है डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज यानी चालू दायित्व में कमी से। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, इंक्रीज इन करंट एसेट्स यानी चालू संपत्ति में वृद्धि से जो है अल्पकालीन वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, कह रहा है कि सेल्स ट्रेंड विल डिक्रीज इफ, कह रहा है बिक्री की प्रवृत्ति में कमी होगी यदि, ए क्वांटिटी ऑफ सेल्स डिक्रीज, कह रहा है कि बिक्री की मात्रा घटती है, बी आपका सेल्स प्राइस डिक्रीज यानी बिक्री मूल्य घटता है, सी है आपका इनइफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी इज एडॉप्टेड, कह रहा है कि प्रभावपूर्ण विज्ञापन नीति अपनाई जाती है, डी है ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी। यहां पर आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 61 है ऑपरेटिंग रेशियो इज, कह रहा है संचालन अनुपात है, ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी लाभदायकता अनुपात, बी है एक्टिविटी रेशियो यानी क्रियाशीलता अनुपात, सी है सॉल्वेंसी रेशियो यानी शोधन क्षमता अनुपात, और डी है नॉन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। यहां पर ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है यानी लाभदायकता अनुपात होता है, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लाभदायकता अनुपात में आपका ऑपरेटिंग रेशियो और आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो, ये सब आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 62 है स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज, कह रहा कि स्कंद आवर्त अनुपात है, ए लिक्विडिटी रेशियो यानी तरलता अनुपात, बी है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी लाभदायकता अनुपात, सी है सॉल्वेंसी रेशियो यानी शोधन क्षमता अनुपात, और डी है एक्टिविटी रेशियो यानी क्रियाशीलता अनुपात। यहां पर आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेब्टर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो, ये सभी के सभी जो हैं एक्टिविटी रेशियो के अंतर्गत आते हैं, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल करंट रेशियो, करेक्ट निम्नलिखित में से कौन आदर्शतम चालू अनुपात है। ए ऑप्शन आपका 1:1, बी है 2:1, सी है 1:2, और डी है नॉन ऑफ दिस। यहां पर आपका जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा बी, चालू आदर्श अनुपात जो होता है वो होता है आपका 2:1, ठीक है, आदर्श चालू अनुपात। क्वेश्चन नंबर 64 है आइडियल एसिड टेस्ट रेशियो इज, यानी आदर्शतम अम्ल परीक्षण अनुपात होता है। ए ऑप्शन आपका 1:1, बी है 1:2, सी है 2:1, और डी है नॉन ऑफ दिस। फ्रेंड्स आपको बता दें यहां पर हम इसको लिक्विडिटी रेशियो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, लिक्विड रेशियो, ठीक है। और इसका जो आदर्शतम अनुपात होता है वो होता है 1:1, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्विक करंट एसेट्स फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन एसिड टेस्ट रेशियो, निम्नलिखित संपत्तियों में से कौन संपत्ति अम्ल परीक्षण अनुपात की गणना करने के लिए त्वरित चालू संपत्ति नहीं है। ए ऑप्शन आपका कैश यानी रोकड़, बी है शॉर्ट टर्म बिल्स रिसीवेबल यानी अल्पकालीन प्राप्त बिल, सी है आपका स्टॉक यानी रहतियां, और डी है डेप्टर्स यानी देनदार। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका सी यानी स्टॉक। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि एसिड टेस्ट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज,
और लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पर वो सभी करंट एसेट्स आते हैं, किसको छोड़ करके, आपका स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ करके। तो इसीलिए यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, स्टॉक यानी रहतिया को जो है लिक्विड करंट एसेट्स में शामिल नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, करंट रेशियो इज, कह रहा चालू अनुपात है, ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी लाभदायकता अनुपात, बी है सॉल्वेंसी रेशियो यानी शोधन क्षमता अनुपात, और सी है आपका एक्टिविटी रेशियो यानी क्रियाशीलता अनुपात, डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका बी, सॉल्वेंसी रेशियो। करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, ये सब जो है सॉल्वेंसी रेशियो के अंतर्गत आता है, यानी शोधन क्षमता अनुपात के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है, लिक्विड एसेट्स इंक्लूड्स, कह रहा है तरल संपत्ति में शामिल होता है, ए ओनली कैश यानी केवल रोकड़, तो भाई ये तो बिल्कुल गलत है, केवल रोकड़ ही नहीं होता है, और भी करंट एसेट्स शामिल होते हैं। बी कह रहा है कि ओनली कैश एंड डेप्टर्स, ये भी सही नहीं है। सी है कैश डेप्टर्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और डी है नॉन ऑफ दिस। यहां पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कैश डेप्टर्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सभी के सभी जो हैं आपके लिक्विड एसेट्स में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एसेट्स, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन तरल संपत्ति है। ए ऑप्शन आपका डेप्टर्स यानी देनदार, बी है स्टॉक यानी रहतियां, सी है गुडविल यानी ख्याति, और डी है नॉन ऑफ दिस। यहां पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डेप्टर्स। डेप्टर्स जो है ये तरल संपत्ति में शामिल होता है, स्टॉक जो होता है ये तरल संपत्ति में शामिल नहीं करते हैं, और गुडविल तो फिक्स्ड एसेट्स होता है, तो ये तो शामिल होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 69 है, करंट रेशियो इज, कह रहा चालू अनुपात है, ए बैलेंस शीट रेशियो यानी आर्थिक चिट्ठा अनुपात, बी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो यानी लाभ हानि खाता अनुपात, सी है कंबाइंड रेशियो यानी मिश्रित अनुपात, और डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, आर्थिक चिट्ठा अनुपात। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो, कह रहा है कि चालू अनुपात की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे ध्यान में नहीं रखा जाता है। ए ऑप्शन आपका डेप्टर्स यानी देनदार, बी है क्रेडिटर्स यानी लेनदार, सी है फर्नीचर, और डी है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक अधिविकर्स। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका सी, फर्नीचर। फर्नीचर जो होता है ये फिक्स्ड एसेट्स होता है, तो इसको हम चालू अनुपात गणना करते समय शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि चालू अनुपात का फार्मूला ये होता है चालू संपत्ति अपान चालू दायित्व। क्वेश्चन नंबर 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इज नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, निम्नलिखित में से कौन सी मद संचालन व्यय नहीं है। ए सैलरी, बी एडवर्टीजमेंट, सी फाइनेंस एक्सपेंसेस, और डी है लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका डी, लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, नेट वर्थ ऑफ बिजनेस मीन्स, कह रहा कि किसी व्यवसाय के नेट वर्थ का आता है। ए है इक्विटी शेयर कैपिटल यानी समता अंश पूंजी, बी है टोटल एसेट्स यानी कुल संपत्तियां, सी है कुल वास्तविक संपत्तियां माइनस कुल दायित्व यानी टोटल रियल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, और डी है नॉन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, टोटल रियल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 73 है, ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज रेशियो बिटवीन, कह रहा है विनियोग पर प्रत्याय के बीच का अनुपात है। ए नेट प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड यानी शुद्ध लाभ एवं विनियोजित पूंजी, बी है सेल्स एंड प्रॉफिट यानी बिक्री एवं लाभ, सी है सेल्स एंड कैपिटल एम्प्लॉयड यानी बिक्री और विनियोजित पूंजी, डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यहां पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नेट प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड।
क्वेश्चन नंबर 74 है ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, कह रहा है कि सकल विनियोजित पूंजी बराबर होती है ए टोटल फिक्स्ड एसेट्स यानी कुल अस्थायी संपत्तियां, बी टोटल करंट एसेट्स यानी कुल चालू संपत्तियां, सी टोटल नेट एसेट्स यानी कुल शुद्ध संपत्तियां, और डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यहां पर आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कुल शुद्ध संपत्तियां। यानी ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, तो हमारा क्या आता है, कुल शुद्ध संपत्ति यानी टोटल नेट एसेट्स हमें पता चलता है। ठीक है, तो यहां पर सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग क्विक रेशियो, कह रहा है कि त्वरित अनुपात की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे ध्यान में नहीं रखा जाता है, ए कैश बैलेंस यानी शेष रोकड़ शेष, बी आपका बैंक बैलेंस यानी बैंक शेष, और सी है क्रेडिटर्स यानी लेनदार, और डी है बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक अधिविकर्ष। यहां पर आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, इसको शामिल नहीं करते हैं। देखिए अधिकतम जगह शामिल किया जाता है, कुछ विद्वान हैं जो हैं मतलब बैंक अधिविकर्ष को जो है करंट लायबिलिटी में आपका त्वरित अनुपात कैलकुलेट करते समय शामिल नहीं करते हैं कुछ विद्वान, तो यहां पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।